नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। उनकी जो पैसों को लेकर सलाह है ना, वो अक्सर हमारी पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग होती है। तो आज हम उनकी कुछ सबसे विवादास्पद रणनीतियों को समझेंगे और देखेंगे कि ये अमीर मानसिकता आखिर है क्या। तो कियोसाकी की पूरी सोच की शुरुआत ही इसी एक लाइन से होती है। ये उस सलाह पर सीधा सवाल है जो हम सबने बचपन से सुनी है। स्कूल जाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसे बचाओ। पर सवाल ये है कि क्या ये सलाह आज भी काम करती है? और ये सवाल बहुत जरूरी है। क्या पैसों के नियम वक्त के साथ बदल जाते हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि पुराने नियम आज की दुनिया में कितने फिट बैठते हैं। तो कियोसाकी के हिसाब से इस पुरानी सलाह का सबसे बड़ा जाल है नौकरी से मिलने वाली सिक्योरिटी। वो इसे तनख्वाह का जाल कहते हैं। चलिए समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। देखिए, कियोसाकी के लिए असली प्रॉब्लम तनख्वाह नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी सोच है, वो माइंडसेट है। ये हमें डिपेंडेंट बनाती है, जबकि असल में फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब तो आज़ादी होना चाहिए। तो यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट काम कर रहे हैं। एक है जो सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, उसे एक स्टेडी पेचेक चाहिए, और दूसरा है जो आज़ादी चाहता है, उसे पेचेक की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों के नियम, स्किल सेट्स, सब कुछ अलग है। जाहिर है, जब मंजिलें अलग हैं तो रास्ते भी अलग ही होंगे। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक नज़रिया है, एक कहानी है कि जब कियोसाकी ने नौकरी छोड़ी तो लोगों ने कहा, तुम फेल होकर वापस आओगे। उनका जवाब था, मैं फेल हो सकता हूं, पर मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मतलब बिना किसी सेफ्टी नेट के फेलियर को गले लगाना। यही तो उद्यमी मानसिकता की असली पहचान है। अच्छा, तो जैसे नौकरी के बारे में उनकी सोच अलग है, वैसे ही बचत और कर्ज को लेकर भी उनकी सोच बिल्कुल उल्टी है। वो कहते हैं कि बचत करना बुरा है और सही तरीके से लिया गया कर्ज अच्छा हो सकता है। उनका ये सवाल सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। जरा सोचिए, जब सरकारें खरबों डॉलर छाप रही हैं, तो हमारे बचाए हुए पैसे की कीमत तो लगातार घट रही है ना? तो ऐसे में कैश बचाना क्या सच में एक स्मार्ट मूव है? और इसी बात को कियोसाकी बहुत सीधे शब्दों में कहते हैं, बचत करने वाले हारते हैं और नकद कचरा है। अभी सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। कैश रखने का मतलब है अपनी खरीदने की शक्ति को धीरे धीरे कम होते देखना। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपके बचाए हुए पैसे को चुपचाप खा जाती है। तो ये सिर्फ थियोरी नहीं है। यहाँ कियोसाकी अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि इस आइडिया को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली कर्ज का इस्तेमाल किया। पहले कर्ज लेकर एक एसेट, एक संपत्ति खरीदी। फिर जब ब्याज दरें गिरी तो उसी कर्ज को कम रेट पर रीफाइनेंस करवा लिया। इससे हुआ क्या? पैसे की लागत कम हो गई और उनका मंथली कैश फ्लो बढ़ गया। और यही उनकी पूरी सोच का सार है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सिस्टम को इस तरह बनाया गया है कि जो लोग कर्ज और टैक्स के नियमों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, उन्हें ही फायदा होता है। तो ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम को समझने के बारे में है। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, टैक्स। कियोसाकी के मुताबिक अमीर लोग लीगली कम टैक्स क्यों देते हैं, इसका राज भी सिस्टम की समझ में ही छुपा है। जरा कल्पना कीजिए, एक डॉक्टर हैं जो साल में $10 लाख कमाते हैं। कियोसाकी एक उदाहरण देते हैं कि उनके डॉक्टर ने इतनी कमाई पर $7.5 लाख टैक्स में चुकाएं। ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? और यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। दोनों ने $10 लाख कमाए, लेकिन एक एम्प्लॉय होने के नाते डॉक्टर ने $7.5 लाख टैक्स में दे दिए और दूसरी तरफ उद्यमी ने जीरो टैक्स दिया। नतीजा, डॉक्टर के हाथ में आए करीब $4 लाख और उद्यमी के पास पूरे के पूरे 10 लाख। बिल्कुल, ये सवाल मन में आना ही है कि ये लीगली कैसे मुमकिन है, कोई $10 लाख कमाए और जीरो टैक्स दे। इसका जवाब छिपा है कि पैसा किस तरह से कमाया गया है, यानी आय के प्रकार में। देखिए, स्ट्रैटेजी है आय के टाइप को बदलने की। उद्यमी सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो एसेट्स बनाते हैं। जैसे वो अपने बिजनेस से कमाए पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसी प्रॉपर्टी के बदले बैंक से और कर्ज लेते हैं। अब टैक्स लॉस के हिसाब से इस तरह का कर्ज इनकम नहीं माना जाता, इसलिए इस पर टैक्स नहीं लगता। तो ये अर्न्ड इनकम का खेल नहीं है, ये पैसिव इनकम और डेट का खेल है। तो ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, कर्ज का इस्तेमाल करना, टैक्स बचाना, ये सब एक कोर आइडिया पर टिकी हैं। और ये आइडिया बाहरी दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था के बारे में है। कियोसाकी बाहरी दुनिया और हमारी अपनी सोच के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। एक तरफ है बाहरी अर्थव्यवस्था,
मार्केट, ब्याज दरें, नौकरियां, वो चीजें जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था, हमारा माइंडसेट, हमारे स्किल्स, हमारे फैसले, वो चीजें जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में हैं। एक उद्यमी का फोकस इन्हीं चीजों पर होता है। मतलब एक ही भारी हालात को अलग अलग माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। जहां एक गरीब व्यक्ति को सिर्फ खराब अर्थव्यवस्था दिखती है, वहीं एक मिडिल क्लास व्यक्ति को अपनी नौकरी जाने का डर सताता है। लेकिन एक उद्यमी को हर तरह की इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी नजर आती है। वो हर फेलियर से और मजबूत, होशियार और बेहतर बनते हैं। और ये लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। असली फाइनेंशियल कंट्रोल बाहर के हालात को बदलने से नहीं आता, बल्कि अपनी अंदर की दुनिया को, यानी अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने ज्ञान को कंट्रोल करने से शुरू होता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कियोसाकी के इन सिद्धांतों को समझने के बाद ये सोचने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति की जो फाइनेंशियल मानसिकता है, वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है या फिर सबसे बड़ी देनदारी।